हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक ऑन माय चैनल। मैं अनिल साहू आज आपके लिए बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 6 का भारतीय राजनीतिक चिंतन में यूनिट 4 को लेकर के आया हूँ। यूनिट 4 हमारा स्वामी विवेकानंद का आदर्श समाज है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, ताकि मेरे सभी वीडियो आप लोगों तक सीधा पहुँचे। धन्यवाद। चलो दोस्तों, हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। हमारा टॉपिक है स्वामी विवेकानंद का आदर्श समाज। दोस्तों, सबसे पहले हम टॉपिक देखने पहले विवेकानंद का जो जीवन परिचय है उसे देखते हैं। स्वामी विवेकानंद का नाम, जो स्वामी विवेकानंद का बचपन का जो नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त था। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में एक प्रतिष्ठित कायस्थ परिवार में हुआ था। विवेकानंद नाम तो उन्हें संन्यास ग्रहण करने के उपरांत अमेरिका शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए मुंबई से प्रस्थान करते समय खेतरी के राजा अजीत सिंह द्वारा दिया गया। स्वामी विवेकानंद को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक उनका परमहंस श्री रामकृष्ण परमहंस का शिष्यत्व था। जो स्वामी विवेकानंद को जो कोई कारक सबसे प्रभावित किया है वो अपने गुरु का शिष्य होना ही उन्होंने ज़्यादा प्रभावित किया है। बंगाल के इस महान संत का शिष्यत्व प्राप्त कर नरेंद्र नाथ दत्त विविदिशानंद बन गए थे। जब उन्होंने नरेंद्र नाथ दत्त जो थे, जब परमहंस रामकृष्ण परमहंस का शिष्य बने तो उसके बाद वो विविदिशानंद बन गए। उनका नाम विविदिशानंद हो गया था। नवंबर 1881 में स्वामी रामकृष्ण परमहंस से उनकी भेंट हुई और 1886 में रामकृष्ण की मृत्यु के समय विवेकानंद ही उनके सर्वप्रमुख शिष्य थे। शिकागो धर्म सम्मेलन से पूर्व उनकी भेंट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विख्यात प्रोफेसर जॉन हैरी राइट से हुई। 1893 में वे अमेरिका गए, जहां शिकागो में उन्होंने धर्म सम्मेलन में भाग लिया। दूसरे दिन समाचार पत्रों ने उन्हें उस पूरे धर्म सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ एवं महानतम व्यक्ति कहकर वर्णित किया गया। 16 दिसंबर 1895 को विवेकानंद स्वदेश लौट आए और 1897 में कोलकाता के पास बेलूर में उन्होंने विख्यात रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। 1898 में उन्होंने पश्चिम की दूसरी यात्रा की, सैन फ्रांसिस्को में शांति आश्रम और वेदांत सोसाइटी की स्थापना की और पेरिस में आयोजित धार्मिक इतिहास परिषद में भाग लिया और 4 जुलाई 1902 को केवल 29 वर्ष की अल्प आयु में उनका देहांत हो गया। विवेकानंद के बारे में यह प्रसिद्ध है कि उन्होंने एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के 11 खंडन कंठस्थ थे। यानी कि जो एनसाइक्लोपीडिया का जो ब्रिटेनिका के जो 11 खंड है वो उन्हें मुजवानी याद था। अब देखते हैं दोस्तों, जो हमारा पहला जो क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर कि स्वामी विवेकानंद ने किस प्रकार भारतीय को पूर्ण जीवित किया। तो हम देखते हैं दोस्तों इसके ऊपर विचार उनका। जिस समय राष्ट्र उदासीन, निष्क्रिय और निराशा में डूबा हुआ था, उस समय स्वामी विवेकानंद ने भारत के राष्ट्रवाद की नैतिक नींव का सिद्धांत तथा व्यवहार दोनों ही दृष्टि से सिद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वामी विवेकानंद एक आध्यात्मिक और महान सृजनात्मक विभूति थे। भारत के नैतिक तथा सामाजिक पुनरुद्धार के लिए उन्होंने एक अनुप्रेरित कार्यकर्ता के रूप में अपना संपूर्ण जीवन समाप्त कर दिया। दोस्तों, जो विवेकानंद के चिंतन का जो सोर्स था, जो उनका जो आधार था
चिंतन का, वो 3 आधार था उनका। विवेकानंद के दर्शन के मुख्य 3 स्रोत थे। पहला स्रोत था दोस्तों उसका वेदों तथा वेदांत का महान परंपरा। दूसरा स्रोत है रामकृष्ण के साथ संपर्क, जो उनके गुरुजी थे। और तीसरा है अपने जीवन का अनुभव। जब विवेकानंद जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया था, पूरे भारत का यात्रा किया था, उस समय जो अनुभव उन्हें प्राप्त हुआ वो। देखते हैं दोस्तों स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचार। स्वामी विवेकानंद उस शैली के राजनीतिक विचारक नहीं थे जिसमें हॉब्स, रूसो, ग्रीन तथा मार्क्स को समझते हैं, क्योंकि उन्होंने इन विचारकों की भांति राजनीतिक चिंतन का कोई समय पक्षदायक काम नहीं किया। उन्होंने स्वयं कहा कि मैं राजनीतिक हूँ न राजनीतिक आंदोलनकारी। उन्होंने स्वयं ये कहा था कि मैं न राजनीतिज्ञ हूँ और न ही राजनीतिक आंदोलनकारी। फिर भी उन्होंने भाषणों और विचारों में राजनीतिक का विचार मिलता है। फिर भी उनके भाषणों में और विचारों में राजनीति का विचार मिलता है। वह उन्हें पश्चिम के व्यावसायिक राजनीतिक चिंतकों से कहीं आगे लेके जाते हैं। इसके 2 कारण हैं। उनकी शिक्षाओं तथा व्यक्तित्व का बंगाल में राष्ट्रवादी आंदोलन पर गहरा प्रभाव। जब बंगाल में स्वामी विवेकानंद के टाइम में जब राष्ट्र आंदोलन चल रहा था तो उसका बहुत अधिक प्रभाव विवेकानंद के ऊपर पड़ा था। विवेकानंद ने हमें भारतीय समाज के विकास के संबंध में कुछ नए विचार भी दिए। अब देखते हैं उनके राजनीतिक विचार। उनके ये जो प्रमुख राजनीतिक विचार है दोस्तों, आप देख लेना, मैं आगे चलता हूँ। राष्ट्रवाद का धार्मिक सिद्धांत, ये विवेकानंद द्वारा दिया गया था दोस्तों। राष्ट्रवाद का धार्मिक सिद्धांत। हेगल की भांति विवेकानंद का विश्वास था कि प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में एक सर्वव्यापक सिद्धांत होता है जिसमें कि संपूर्ण राष्ट्र के जीवन का मार्गदर्शन होता है। उनका विश्वास था कि भारत के इतिहास में धर्म बड़ा ही महत्वपूर्ण एवं मार्गदर्शक सिद्धांत रहा है। उन्होंने अनुभव किया कि राष्ट्र के भविष्य की महानता का आधार उसके अतीत की महानता होनी चाहिए। अतीत को भुला देने का अर्थ होगा राष्ट्र के समग्र स्वरूप का नष्ट हो जाना। वे कहा करते थे कि धर्म ही निरंतर भारतीय जीवन का आधार रहा है, इसलिए सभी सुधार धर्म के माध्यम से ही किए जाने चाहिए, तभी देश की बहुसंख्यक जनता उन्हें अंगीकार कर सकेगी। अतः राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक अथवा धार्मिक सिद्धांत चिंतन को विवेकानंद ही प्रथम महत्वपूर्ण देन कहा जा सकता है। अतः राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक अथवा धार्मिक सिद्धांत चिंतन को विवेकानंद की प्रथम महत्वपूर्ण देन कहा जा सकता है। जो उन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था, सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत में से एक था ये। दूसरा था दोस्तों स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में विवेकानंद की एक अन्य महत्वपूर्ण देन है उनकी स्वतंत्रता की अवधारणा। उनका स्वतंत्रता विषय दृष्टिकोण बहुत व्यापक था। उनका कहना था कि संपूर्ण विश्व अपनी अनवर गति से मुख्य रूप से स्वतंत्रता की ही खोज कर रहा है। विवेकानंद आध्यात्मिक स्वतंत्रता अथवा माया के बंधनों और प्रलोभों के से मुक्ति के ही समर्थक नहीं थे, बल्कि वे मनुष्य के लिए भौतिक अथवा परम स्वतंत्रता की भी चाहते थे। वे मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को मानते थे। विवेकानंद के अनुसार स्वतंत्रता उपनिषदों का मुख्य सिद्धांत था। जो उपनिषदों तो हमारे जो ऊपर जो शासन किया था उनका भी मुख्य सिद्धांत क्या था? स्वतंत्रता। विवेकानंद का यह भी आशय था कि जिस स्वतंत्रता का उदय 5 जुलाई 1776 को अमेरिका में 5 जुलाई 1776 को हुआ, वह किसी भी दिन समस्त विश्व में प्रतिष्ठित हो जाएगी। हम देखते हैं दोस्तों कि 5 जुलाई 1776 को
अमेरिका में ये बहुत बड़ा आंदोलन चला था, जिसमें का मुख्य उद्देश्य ये था स्वतंत्रता, यानी राष्ट्र अमेरिका भी अपना स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किया था, वो भी किसी के अधीन था। शक्ति और निर्भरता का संदेश। विवेकानंद उत्कृष्ट देशभक्त थे और उनके हृदय में देश के लिए अटूट प्रेम था, किंतु उन्होंने खुलकर देश की राजनीतिक मुक्ति का समर्थन नहीं किया। वे ऐसा कर भी नहीं सकते थे। उसके दो कारण थे। प्रथम, वे सन्यासी थे, राजनीति तथा कानूनी विवाद में उलझना नहीं चाहते थे। दूसरे, उन दिनों ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्ति भारत में दृढ़ता से जमी हुई थी। यदि वे खुलकर राजनीतिक स्वतंत्रता का समर्थन करता तो उन्हें निश्चय ही कारागार में डाल दिया गया होता। इसका परिणाम यह होता कि उनकी शक्ति व्यर्थ में नष्ट होती। देशवासियों के जो धार्मिक और नैतिक पुनरुद्धार का जो काम उन्हें सबसे अधिक प्रिय था उसमें विघ्न पड़ता। यद्यपि विवेकानंद ने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध स्पष्ट रूप से किसी विरोध राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रतिपादन नहीं किया, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय राष्ट्रवाद को शक्तिशाली बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के स्थान पर नैतिक शक्ति पर बल दिया था। विवेकानंद ने वेदांत का आश्रय लेकर शक्ति संचय एवं निर्विकृतता का देश के लिए उपदेश दिया। विवेकानंद के हुंकारे राष्ट्र को चेतना प्रदान करने बड़ी सहायक सिद्ध हुई। आमतौर पर एक पुरुषत्व की रक्षा करना आगे चलकर बंगाली नवयुवकों की प्रेरणा का स्रोत बन गया। अधिकारों की उपेक्षा कर्तव्य पर बल। विवेकानंद ने अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्य के ऊपर बहुत बल दिया था। आधुनिक विश्व में विभिन्न समूहों तथा वर्गों के अधिकारों के समर्थकों के बीच निरंतर संघर्ष चल रहा है। समाज धीरे धीरे अधिकारों के परस्पर विरोधी सिद्धांत के सफलता के लिए शुद्ध अखाड़ा बनता जा रहा है, किंतु विवेकानंद ने कर्तव्यों को महत्व दिया। वे चाहते थे कि सभी व्यक्ति और समूह अपने कर्तव्य और दायित्व के पालन में ईमानदार हो। दोस्तों, समाज सुधारक के ऊपर जो विवेकानंद का विचार था उसे हम देखते हैं अब। स्वामी विवेकानंद 19वीं सदी के एक प्रमुख समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज सुधारक के रूप में सभी प्रकार के शोषण के उन्मूलन पर उपदेश दिया। उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर हल करने के लिए कई सामाजिक गतिविधियों में भाग लिया। उनका मानना था कि 3 मुद्दे हमारी प्रगति में बाधक है: शिक्षा, गरीबी और जातिवाद। हम आज भी देखते हैं दोस्तों, आज भी हमारे प्रगति के लिए ये 3 मुद्दा ही है जो अभी भी सॉल्व नहीं कर पाया है कोई भी राजनीतिक पार्टी। पहला शिक्षा का, दूसरी गरीबी, तीसरा जातिवाद। और तीसरा जो दोस्तों ये जातिवाद और जो मुद्दा है वो हर वक्त इंडिया में छाया रहता है, हर वक्त। ये 3 बहुत बड़े मुद्दे हैं दोस्तों जो हमारे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास में हमेशा रुकावट बना है, क्योंकि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, जब तक हम अपना संपूर्ण विकास नहीं कर सकते। संपूर्ण विकास करने के लिए गरीबी से भी बाहर आना पड़ेगा, और गरीबी से बाहर आते हैं तो हमारे जाति प्रथा वाला जो है कि हम इस जाति के हैं, हम उस जाति के हैं, हम हिंदू धर्म के हैं, वो मुस्लिम धर्म के हैं, तो ये हम जो धर्म और जाति का जो है ये हमारे विकास में बहुत बड़ा बाधा है। स्वामी विवेकानंद उत्पीड़ियों के मसीहा के रूप में पूजनीय हैं। वंचितों व शोषित के लिए बोलने वाले स्वामी जी पहले आधुनिक भारतीय नेता थे। उन्होंने उनकी स्थिति को बेहतर समझने के लिए पूरे देश में बड़े पैमाने पर यात्रा की। वे आश्वस्त हो गए कि गरीबी ही अपेक्ष तथा शोषण करना भारतीय के पतन का प्राथमिक कारण था। उन्होंने भी, विवेकानंद भी मानता था दोस्तों कि जो गरीबी है और जो ये जातिवाद और शिक्षा है, ये तीनों के ना होने, शिक्षा ना होने से गरीब को शोषण किया जाता है, और
गरीब का शोषण ही भारतीय पतन का प्राथमिक कारण था, क्योंकि हमारे देश उस टाइम बहुत गरीब थे। और जब गरीब का ही शोषण होंगे, जब गरीब के पास ताकत नहीं होगा, तो फिर वो कैसे किसी भी स्वतंत्रता संग्राम में अपना भाग दे सकते हैं या अपना योगदान दे सकते हैं। 12 जनवरी स्वामी जी विवेकानंद के जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। विवेकानंद का मानना था कि युवाओं के लिए जीवन धन से अधिक महत्वपूर्ण है। हम आज भी मानते हैं दोस्तों कि हम युवाओं के लिए जो जीवन है वो धन से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे पास अगर हम जीवन जी रहे हैं, अगर हम जीवित रहेंगे तो ऐसे बहुत धन कमा लेंगे जिसका कोई भी अंत नहीं है। उनका लक्ष्य स्थापित समाज की बेरियों से मुक्त होना और किसी भी चीज़ के विरोध में विद्रोह करना है जो असमानता, अन्याय, सामाजिक गुलामी और पिछड़ेपन के अन्य रूपों को बढ़ावा देता है। स्वामी विवेकानंद का मानना था दोस्तों कि उनका जो लक्ष्य था, जो हमारे समाज में व्यवस्थित जो व्यवस्था थी उससे मुक्ति होना, और दूसरा उन चीज़ों के लिए विद्रोह करना जब कोई असमानता या अन्याय या कोई इसी तरह से मानसिक गुलामी या पिछड़ेपन का बढ़ावा दे या उसके अत्याचार करे तो उसका विद्रोह करना। विवेकानंद ने युवाओं को आगे आने और राजनीतिक, आर्थिक व आध्यात्मिक स्वतंत्रता के संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। भारतीय युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद ने छठा जोरदार आह्वान किया था। हम सब जानते हैं दोस्तों क्या आह्वान किया था। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए। अर्थात हम उठेंगे, जागेंगे, जब तक कार्य करेंगे, जब तक मेहनत करेंगे, जब तक हमारा लक्ष्य हमें हासिल ना हो जाए। अब यह पूरे भारत में गूंज उठा था, सामाजिक चेतना को फिर से जगा रहे हैं, क्योंकि युवाओं को संपत्ति की कमी थी। उनका मानना था कि ये युवा सच्चे व समर्पित आत्मा हो सकते हैं। वे एक योग्य कारण के लिए अपना सब कुछ त्याग कर को तैयार हो जाते हैं। हम युवा मानते हैं दोस्तों कि हम अपने कर्तव्य के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार हो जाते हैं। देखते हैं दोस्तों, जो हमारा टॉपिक था विवेकानंद का आदर्श समाज, हम आदर्श समाज के ऊपर बात करते हैं कि विवेकानंद कैसा आदर्श समाज चाहते थे। तो विवेकानंद के आदर्श समाज से अभिप्राय एक ऐसा समाज से है जहाँ किसी भी व्यक्ति अथवा नागरिक के साथ किसी भी प्रकार जाति, लिंग, धर्म, गरीबी, शिक्षा, रंग, रूप, स्त्री, पुरुष के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी नागरिक एक समान होगा, कोई उच्च जाति अथवा नीच वर्ग के नहीं होंगे, कोई निम्न जाति का नहीं होगा। एक ऐसा समाज जहाँ हर व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र और समान है। इस समाज में व्यक्ति का विकास के समान अवसर प्राप्त हो सके। हर कोई एक दूसरे के साथ भाई के रूप में, हर कोई एक दूसरे साथी को भाई के रूप में मानता हो, जहाँ पर एक दूसरे की प्रति भाईचारे की भावना हो और गरीबी और दलितों की सेवाओं को ही भगवान की सेवा के रूप में माना जाता हो। आज तक हमने ऐसा जगह नहीं देखा है दोस्तों कि हिंदुस्तान में ऐसा है जो गरीबों और दलितों को सेवा दे और उसी को कहे कि भगवान की सेवा है ये नहीं। जबकि आज भी हम देखते हैं हमारे देश में जितने भी बड़े बड़े मंदिर है उस पर जो पूजा करने के लिए आते हैं लोग, तो उसके बाहर आप देखते हैं जितने श्रद्धालु होते हैं उससे नहीं तो अगर 1 लाख श्रद्धालु है तो उसमें 1000 आदमी ऐसे हैं जो उन मंदिरों के सीढ़ियों पर बैठ के 2 वक्त की रोटी के लिए भीख मांगते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जब एक आदर्श समाज की शुरुआत हो तो उसे इस आधार पर स्थापित होना चाहिए। किस आधार पर दोस्तों? ये धार्मिक राज्य, सैनिक राज्य, वाणिज्यिक राज्य और समाजवादी राज्य। धार्मिक राज्य देखते हैं दोस्तों, सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। विज्ञान की नींव, यानी जो भी वहाँ पे कार्य हो वो विज्ञान के आधार पे हो, ना कि कोई ऐसा
जो हम कोई भी कुछ कह दे कि उसी को मानने के लिए तैयार हो जाए। बौद्धिक एवं आध्यात्मिक उत्कर्ष तो होना चाहिए, ये इनका सकारात्मक पहलू था। जो नकारात्मक पहलू देखते हैं दोस्तों धार्मिक राज्य की क्या है, ज्ञान का एकाधिकार। जब ज्ञान, जैसे कि हम देखते हैं दोस्तों, जब कोई पुरोहित आता है या कोई संत आते हैं तो उनसे मानते हैं कि सभी ज्ञान इन्हीं के पास है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ज्ञान का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। विशेष धार्मिक कर्मकांडों, पुरोहित की शक्ति बढ़ाना। जब देखते हैं दोस्तों कोई भी आदमी विशेष कर्मकांडों में लगे होते हैं, कि हमारे देश का जो पहले जो इतना जो हम लोग जो थे, जो पतन की ओर बढ़ गया था, कैसे बढ़ गया था, हम अपने पुराने धरोहर गति गौरवशाली गाथा को छोड़ के जो अंग्रेज़ों ने हमें सिखा रहा था, हम उसे देख रहे थे, उस कर्मकांड को देख रहे थे, इसीलिए हम घोर पतन की ओर बढ़ गए। पुरोहित की शक्ति का बढ़ना का अर्थ है दोस्तों, जब कोई समाज में एक पुरोहित है और उसको सबकी शक्ति दे दिया जाए तो वो सब पे राज करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। पुरोहित का शक्ति नहीं बनना चाहिए। ये सकारात्मक पहलू जब आएगा दोस्तों, तो इसमें सकारात्मक पहलू में, नकारात्मक पहलू में पुरोहित की शक्ति बढ़ाना है, लेकिन सकारात्मक पहलू जब हम लिखेंगे इसको, तो इसमें नहीं बढ़ना चाहिए पुरोहित की शक्ति। सैनिक राज्य, सैनिक राज्य का दोस्तों सकारात्मक पहलू क्या होना चाहिए, कला और संस्कृति की महान उन्नति। यानी सैनिक, यानी जो हमारे देश में जो अभी सैनिक हैं या पुलिस बल है या अन्य सशस्त्र बल है, तो वो हमारे देश की कला और संस्कृति को महान उन्नति में, विकास करने में मदद देते हैं, उनके संरक्षण में हमें मदद करता है। ज्ञान का विस्तार होना चाहिए, ज्ञान का विस्तार होना चाहिए, किसी एक ही आदमी को ज्ञान नहीं देना चाहिए, ज्ञान को हर आदमी तक पहुंचाना चाहिए। सैनिक का जो नकारात्मक पहलू है दोस्तों, क्रूर होना। जब सैनिक राज्य में, जब अपने ही राज्य में क्रूर व्यवस्था को अपनाते हैं, क्रूर हो जाते, अत्याचारी शासन हो जाते हैं, तब वो नकारात्मक पहलू में आता है। बहुत सीमित अधिकार, जब व्यक्तियों को सैनिक, जब हमारे देश में अभी लोकतंत्र की राज्य है दोस्तों, और अभी भी यहाँ पे सीमित अधिकार नहीं, व्यक्ति को सब कुछ करने का अधिकार है, लेकिन कुछ हद तक उस पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। तो वही दोस्तों सीमित अधिकार नकारात्मक पहलू में आएगा, बहुत सीमित अधिकार। वाणिज्य राज्य देखते हैं, वाणिज्य राज्य में जो सकारात्मक पहलू है दोस्तों, वो देखते हैं ज्ञान का विश्वव्यापी विस्तार। यानी ज्ञान एक ही देश में नहीं हो, ज्ञान को एक ही देश में नहीं रखना चाहिए, उसे विश्व में फैलाना चाहिए ज्ञान को। वितरण की भावना, यानी वितरण की भावना होना चाहिए इंसान में। व्यक्तिगत अधिकार और स्वतंत्रता, जब तक दोस्तों व्यक्तिगत अधिकार नहीं प्राप्त होगा, नागरिक को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगा, तो वो अपना विकास नहीं कर पाएगा। इसका नकारात्मक पहलू है दोस्तों, शोषण होता रहता है। इसी में राजनीतिक समानता है, लेकिन निचले स्तर पर असमानता का संचालन करना है। अभी भी देखते हैं दोस्तों, हमारे देश में जो नागरिक स्वतंत्रता तो दिया तो हुआ है, लेकिन जो निचले स्तर के लोग हैं उसके साथ असमानता का भेदभाव अभी भी चल रहा है। समाजवादी राज्य, समाजवादी राज्य को देखते दोस्तों, समाजवादी को हम जब भी देखते हैं उसमें क्या है, वो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। आर्थिक समानता होना चाहिए, अधिक वितरणात्मक न्याय, शिक्षा का समावेशी विस्तार होना चाहिए। इसका जो नकारात्मक पहलू है दोस्तों, संस्कृति की कमी, असाधारण प्रतिभा में कमी, भीड़ तंत्र का बढ़ना। जब देखते हैं दोस्तों किसी भी समाजवादी राज्य में भीड़ तंत्र बढ़ता है या जगह जगह आंदोलन होता है, तो वो राज्य नकारात्मक पहलू में गिने जाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों इसमें क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा हमारा, तो हम वो क्वेश्चन भी यहाँ पे 3 क्वेश्चन डाला है। स्वामी विवेकानंद ने किस प्रकार भारतीय समाज को पुनर्जीवित किया, विवेचना कीजिए। आधुनिक भारतीय राजनीति में स्वामी विवेकानंद के योगदान का चर्चा कीजिए। आदर्श समाज के संदर्भ में विवेकानंद के विचारों को चर्चा कीजिए। तो ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है हमारे इस टॉपिक पर से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक करना, ताकि मेरे सभी वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुँचे। धन्यवाद।